दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के पॉलिटिक्स का, थोड़ा एनालिसिस हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस कास्ट सेंसस के डिसीजन के बाद कि कास्ट सेंसस कराया जाएगा, अभी कोई उसका टाइमलाइन नहीं आया है, कोई उसका प्रोसीजर नहीं आया है, कैसे होगा, कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें होपफुल रहने की ज़रूरत है कि निश्चित तौर पर अगर भारत के कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कि सबसे पावरफुल कमेटी कैबिनेट की मानी जाती है, उसने अगर डिसीजन लिया है तो वो गुड फेथ में लिया होगा और उसको कराया जाएगा। इसी एजम्पशन के साथ हम लोग आगे बात करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने कहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा, निश्चित तौर पर उसमें एक ग्रुप रहा है जो हमेशा मंडल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है, उसके लिए वो आर्ग्यू किया है। और उसमें कुछ नेताओं का नाम, जैसे केन गोविंदाचार्य और बाद के दिनों में बहुत सारे नेता उभर कर आए, उनका नाम लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निश्चित तौर पर इनडायरेक्टली उस पॉलिटिक्स को काउंटर करने का कोशिश किया जो सामाजिक न्याय के लिए था, जिसको मंडल की राजनीति भी कहते हैं, उसको काउंटर करने का कोशिश किया। इस पर हमने आपको बताया भी कि कैसे सामाजिक न्याय की विचारधारा को वो हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक चैलेंज मानते हैं। और हमने ये भी कहा कि वही एक विकल्प है इस देश में, अगर आप सांप्रदायिक राजनीति को या हिंदुत्व धर्म आधारित राजनीति को मात देना चाहते हैं तो सामाजिक न्याय की ही वो राजनीति है जो आगे काम आ सकती है। और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने इस राजनीति को धार दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी इस देश में, उस समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी ऐसे लोग थे जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को सबसे पहले रखना चाहते थे। और वो कहते थे कि सबसे पहले सामाजिक सुधार का आंदोलन किया जाना चाहिए इस देश में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि भारत का अंग्रेजों में होना ही उनकी मुक्ति की राह प्रशस्त कर सकता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ये नहीं मानता था, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। जो पिछड़ा दलित तबका था वो मानता था कि इंग्लिश एडुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ईसाई मिशनरी ज़रूरी है, इनको पढ़ना भी, इस डायरेक्शन को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आता है सामाजिक न्याय की विचारधारा। आप दक्षिण में पेरियार की बात कर लें, महाराष्ट्र के क्षेत्र में और पुणे के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की बात कर लें, इन सबको अगर आप उठा करके देखते हैं तो वो सामाजिक न्याय की विचारधारा के पक्षधर लोग थे। अब जानते हैं महाराष्ट्र और पुणे में ज्योतिबा फुले का दिन था कि वहाँ के मराठा जो राजा थे, उस राजा का नाम अभी हमारे उस पर स्लिप कर रहा है माइंड से, तो उन्होंने रिजर्वेशन सबसे पहले दिया। आप जानते हैं कि 1920 में मद्रास में जो है रिजर्वेशन की बात होने लगी थी, पेरियार का आंदोलन, जस्टिस पार्टी का आंदोलन, ये सामाजिक न्याय की विचारधारा थी। उसी सामाजिक न्याय की विचारधारा का नतीजा है कि तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सरकार बनी, स्टालिन की सरकार बन रही और लगातार बन रही। वो आज राज्य पीछे हैं जहाँ सामाजिक न्याय का सिद्धांत शुरू से लागू किया गया। और इसको हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व ने खारिज किया है, आजादी के दौरान भी और आजादी के बाद भी। और इसको जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो जेफर लोट हैं या बहुत सारे जो राइटर्स हैं, वो इस बात को बताते हैं कि किस तरह से संगठन से लेकर के सत्ता तक केवल कुछ जातियों का वर्चस्व रहा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और वो एक तरफ से रूढ़िवादी लोकतंत्र की पक्षधर रही है। रूढ़िवादी लोकतंत्र क्या होता है? रूढ़िवादी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस लोकतंत्र में सत्ता और संगठन के ऊपर कुछ मुट्ठी भर अल्पसंख्यक जातियों के लोग कब्जा रखेंगे और वो ये कहेंगे कि हम आपके प्रतिनिधि हैं, मतलब बहुसंख्यक के प्रतिनिधि हैं, इस नाम पर उससे वोट लेंगे, उन्हीं के वोट को लेकर के वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, लेकिन उनको कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। यहाँ रूढ़िवादी का मतलब वैसे लोग हैं जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, उन्हीं का पावर होना चाहिए राज्य के रिसोर्सेज पर, उन्हीं के पास मिनिस्ट्री होना चाहिए, संगठन में भी उन्हीं का केवल पद होना चाहिए, उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उन्हीं का एक अधिकार होना चाहिए, इन नेम ऑफ पब्लिक, इन नेम ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया।
और ये बदस्तूर जारी रहा। कांग्रेस नेतृत्व पर यह भी आरोप लगता है आजादी से पहले कि उन लोगों ने राजनीतिक आजादी की इसीलिए मांग की ताकि सामाजिक न्याय की जो विचारधारा थी, सामाजिक सुधार की जो विचारधारा थी, वो पीछे रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर की जो लड़ाई है वो एक तरफ अंग्रेजों के साथ होने की भी है और उनके खिलाफ होने की भी, एक तरफ कांग्रेस के साथ होने की भी और कांग्रेस के खिलाफ भी होने की है। आजादी और यहाँ के आंदोलन, जो आजादी का आंदोलन है, उनसे अंबेडकर का कोई बहुत अधिक विरोध नहीं था। विरोध इस बात का था कि कांग्रेस का नेतृत्व कभी भी दलित के सवालों के, जाति के सवालों के ऊपर बेहतर तरीके से, अच्छे से, जितना सीरियस होकर वो अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था, उतना सामाजिक सुधार की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। अब जानते हैं पूना पैक्ट के बारे में। 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड आया, उसमें दलितों को सांप्रदायिक आधार पर, जाति आधार पर अलग से सीट आरक्षित करने की बात की गई थी। लेकिन गांधी धरना पर बढ़े। अंबेडकर सवाल उठाते हैं, गांधी ने तो जाति व्यवस्था के लिए कभी इस तरह से धरने पर नहीं बैठा, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, जातिवाद खत्म करने की बात तो उन्होंने नहीं की, वर्ण व्यवस्था के लिए कभी धरना नहीं दिया। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? ये विचारधारा सामाजिक न्याय की वहां से आती है। और बाद के दिनों में, आजादी के बाद भी लगातार इसका डिमांड होते रहा। काका खलेलकर आयोग बना। आप जानते हैं कि कास्ट सेंसस से लेकर के रिजर्वेशन देने के और लेने के हर प्रयास को कांग्रेस की सरकारों ने खारिज किया। हमेशा उसको दबाने का प्रयास किया गया। उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। ये बोला गया कि हम तो समाजवाद ला रहे हैं, इसलिए ये आरक्षण की जरूरत ही नहीं। आप सोचिए कि ये कैसा डेमोक्रेसी था, ये कैसा संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया था, जहां पर जो ऐतिहासिक रूप से जिनके अधिकारों को कुचला गया था, जिनका शोषण किया गया था, जिनके अधिकारों पर बैठ करके सत्ता की मलाई खाई जा रही थी, और उनको ये कह के फुसलाया जाता था कि हम तो समाजवाद ला रहे हैं। और उस समाजवाद में असल में उस चोले के अंदर जातिवाद का जहर भरा हुआ था। ये सबसे बड़ी जातिवाद थी जब आप कहते थे कि हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जातिवादी नहीं हैं, और जो भी आप करते थे वह उसी के लिए करते थे ताकि आपके जाति के लोगों का सत्ता बना रहे। कांग्रेस का पूरा इतिहास, जो पॉल ब्राश कहते हैं कोलिजन ऑफ एक्सट्रीम्स, वो क्या है? वो 3 समूहों पर अपना पूरा पॉलिटिक्स करती रही। वो है अपर कास्ट, माइनॉरिटी, SC एंड ST। OBC कभी भी उसके कंसिडरेशन में नहीं रहा। वो जानते थे कि इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो हम मेजोरिटी सीट्स जीत लेंगे। सॉरी, और अगर हम जीत लेते हैं तो फिर इनकी क्या जरूरत है? और ये होता है डेमोक्रेसी में जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, क्योंकि आपको 100% में कुछ मेजोरिटी आपको लाना है। अगर मान लीजिए 30% आप वोट ला दें और बाकी 70% डिफरेंट पार्टीज में बट जाता है, तो आप जीते हुए कैंडिडेट, जीते हुए पार्टी। तो ये जो मेजर ग्रुप्स था, इनके बारे में कांग्रेस पार्टी को कोई लेना ही देना नहीं था। और जो नेता उभरता था, उनको जो एक कंसेप्ट है पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, जैसा ही आपके खिलाफ कोई उभरने का कोशिश कर रहा है, उसको सत्ता देकर के, सत्ता में कुछ भागीदारी एकदम सिंबॉलिक और टोकन के तौर पर एक मिनिस्ट्री थमा करके, एक पोस्ट दे करके, एक उसका मतलब आप ये कहेंगे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना के, जैसे बाबू जगजीवन राम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खिलाफ यूज करने का प्रयास किया गया। जो ओबीसी के लोग, ओबीसी को मोबिलाइज करके संगठन बनाए, धीरे से कांग्रेस पार्टी ने उनको बुला करके कोई मिनिस्ट्री थमा दिया और बोला कि आप कांग्रेस के साथ हो जाइए, मतलब अपना वोट बेच दीजिए। यह पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, उन्हीं को खरीद लीजिए। और ये लगातार आजादी के बाद से कांग्रेस के सरकारों ने किया, और आज की सरकारें भी कर रही हैं, ये बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पर इसलिए टारगेट होता है, इसलिए उनका एनालिसिस होता है, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक इस देश में राज किया है।
और आज जो कांग्रेस पार्टी इतना शिद्दत से संविधान बचाने, आरक्षण बचाने, कास्ट सेंसस कराने की बात कर रही है, निश्चित तौर पर दो बात हो सकती है। एक तो ये कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ हो। राहुल गांधी हालांकि ये बात बोलते हैं कि हमें जितना ओबीसी के ऊपर अटेंशन देना चाहिए था, जितना संगठन में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, हमने नहीं दिया, हमने ऐतिहासिक गलती की है। लेकिन ये बातें तो उनके पूर्वज भी कहते रहे, गरीबी हटाने की बात तो इनके पूर्वज भी करते रहे हैं, लेकिन गरीबी के नाम पर केवल अमीरों को प्रोजेक्ट किया गया, अमीरों को फायदा पहुंचाया गया, अपने परिवार को फायदा पहुंचाया गया। ये सवाल भी तो उठता है ना, ये भी सवाल उठता है ना कि अभी जब आप कहते हैं कि हम संगठन में भाई आपको प्रश्रय देंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपको पोस्ट देंगे, तो उसमें ये भी तो सवाल उठेगा ना कि उसमें किन जातियों को सबसे ज्यादा आप प्रमोट कर रहे हैं। सामाजिक न्याय या सामाजिक न्याय की राजनीति जो है या विचारधारा जो है केवल खास जातियों को ही आगे बढ़ा के तो नहीं हो सकती ना। तो फिर आते हैं उस पिछले इतिहास पर कि किस तरह से काका कलेलकर आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया, कूड़े में फेंक दिया गया। इवन आपको मैं बताते चलूं, उसे इतना भी ठीक नहीं समझा गया, उसको इतना भी काबिल उस रिपोर्ट को नहीं समझा गया, इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं समझा गया कि पार्लियामेंट में उसे डिस्कस किया जाए, लोकसभा के वेबसाइट पर डाला जाए, इतना भी उसको लायक नहीं समझा गया। आप समझ रहे हैं एक कितना बड़ा ओबीसी और एक बहुत बड़े पॉपुलेशन ग्रुप जो यहाँ का मेजोरिटी है उसके साथ एक कितना बड़ा एक धोखा है। आप पार्लियामेंट में जब संविधान पे बहस चल रहा था, उस बहस को आपको सुनना चाहिए। यू मस्ट see that discussion between the ruling party and the opposition. उस गलती की चर्चा कांग्रेस नहीं करती है, उस गलती की चर्चा उस पर बचती है जवाब देने से। कांग्रेस का कोई नेता उठा करके हमको बता दीजिए जो ये सारे सवाल हैं उस सवाल पर कुछ जवाब दे। उनसे अगर पूछा जाए कि रिजर्वेशन पर जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट को आपने डिस्कशन क्यों नहीं होने दिया, वो घुमा करके बात करेंगे, वो घुमा करके बात करें कि पंडित नेहरू बहुत बड़े राजनेता थे, वो बहुत बड़ा इस देश के लिए किए, उन्होंने विदेश नीति में ऐसे किया। सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये है कि सामाजिक न्याय का की मांग जो थी उस पर आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। यही नहीं, जब मंडल आयोग का गठन हुआ, जब मंडल आयोग तो बाद की बात है ना, 60-70 के दशक में जब सामाजिक न्याय की विचारधारा जोर पकड़ने लगी, जो 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिरी या हटी, या उस नंबर पर आप मत जाइए, आप ये समझिए 1967, 60, 67 का ये जो दौर था, इसमें गैर कांग्रेसी सरकार क्यों बनी यूपी और बिहार में? सबसे बड़ा 2 सूबा जो था, इसमें गैर कांग्रेसी सरकार क्यों बनी? किनके नेतृत्व में बनी? किस लिए बनी? ये सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। आप ये समझिए, बिहार और यूपी में ये आंदोलन जोर पकड़ रहा था। बाबू जगदेव प्रसाद से लेकर के बीपी मंडल से लेकर के सतीश प्रसाद सिंह से लेकर के कर्पूरी ठाकुर से लेकर के इन सबको याद करिए, अर्जक संघ को याद करिए, शोषित दल को याद करिए, यूपी में रामस्वरूप वर्मा को याद करिए, राम नरेश यादव को याद करिए, लाल बहादुर चौधरी चरण सिंह को याद करिए। ये वो दौर था। राम मनोहर लोहिया को याद करिए, संसोपा को याद करिए, संसोपा के नारे को याद करिए कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। बिहार में जो बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था 90% अपना हक लेने का, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती धन और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा कभी आप भूल नहीं सकते। ये नारा किसके खिलाफ था?
ये कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ था, जिस कांग्रेस की सत्ता में केवल कुछ जातीय समूहों के लोगों ने एक अधिकार बना के रखा था। वो हमेशा सामाजिक न्याय का विरोध करते थे। उन्होंने रिजर्वेशन के लिए ओबीसी की आर्थिक सामाजिक स्थिति जानने के लिए जो रिपोर्ट बने उसको फेंकते रहे, और हमेशा उच्च जातियों और जो उच्च वर्गों के लोग थे उनको वो प्रश्रय देते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे। और ये जो आंदोलन था वो भी बढ़ता गया, उग्र होता गया। और आप जानते हैं कि 1967 में बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार, नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की सरकार गिर गई, नॉन कांग्रेसी सरकार बनी। ये वो दौर था जब 1977 में, आप जानते हैं, इमरजेंसी के बाद जेपी का मूवमेंट हुआ, उसमें बहुत सारे सामाजिक न्याय के नेता निकले। उसका एक अलग व्याख्या है, उसका एक अलग डिस्कशन है। लेकिन उस दौरान जो नेता निकले वो 90 के दौर में आते आते, अब 80 के दौर में आते आते अब जो है वो अपनी आंदोलन को हवा देने लगे थे, अब हावी होने लगे थे। अब सोशल जस्टिस का नारा केवल नारा नहीं था, वो एक राजनीतिक प्रैक्टिस बनने लगा था। लोग जागरूक होने लगे थे। इन नेताओं का ये देन माना जाना चाहिए कि उन्होंने जनता को जागरूक किया। जनता ने, जो ओबीसी SC ST के लोग, वो समझने लगे कि हमारे प्रतिनिधि, जब हमारा वोट है, वो वोट की कीमत समझने लगे। और इसी को क्रिस्टोफर जेफरलोट कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। दिस वॉज द साइलेंट रिवॉल्यूशन, देयर वॉज नो वायलेंस इन इट। द पीपुल, those who were constituting the majority of India were understanding their power of votes, their power of numbers। वो अपने नंबर की संख्या को, अपनी संख्या की मजबूती को समझना शुरू कर दिए। एंड देन एंड देयर अब वो सोचने लगे कि हम अगर ये वोट दे रहे हैं और हमारे वोट से जीत करके कोई अपर कास्ट, उच्च जाति का लोग अगर संसद में और विधानसभा में जाता है तो अपने ही लिए केवल काम करता है। हम केवल कैप्टिव वोटर हैं, गुलाम मतदाता हैं, हम गुलामी कर रहे हैं। उस गुलामी से आज़ादी चाहिए। और तब देखिए उसके बाद से विधानसभाओं और संसद भवन में ओबीसी SC ST की संख्या बढ़ने लगी। ये हम नहीं कह रहे कि क्रिस्टोफर जेफरलोट की किताब ऑफ साइलेंट रिवॉल्यूशन पढ़िए, उसमें ये व्याख्या दी गई है, पूरा टेबल दिया गया, लिस्ट दिया गया, अपेंडिक्स दिया गया, शेड्यूल दिया गया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, राइट। और जब 1977 में गए कांग्रेसी सरकार बनी तो इन नेताओं का प्रेशर था, जो सामाजिक न्याय के राजनीति के पक्षधर थे, उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार में फोर्स किया और मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग का गठन तो हो गया और 1980 में रिपोर्ट भी आ गया जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। लेकिन उस रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, पेश नहीं होने दिया गया, उस पर बहस नहीं, जो मुकम्मल एक डिटेल उस पर बहस होनी चाहिए वो बहस नहीं हुई। और अब जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी VP सिंह जी के नेतृत्व में, उनको ये धन्यवाद देना चाहिए था कि असल में जो राजनीतिक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई इस देश में, खास करके जो मुख्य आंदोलन जिसको जेफरलोट कहते हैं, साइलेंट रिवॉल्यूशन जो हुआ, वो जो सामाजिक न्याय के जो उनके दल के नेता थे, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, रामविलास पासवान जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, नीतीश कुमार हों, ये जो भी नेता हैं, M करुणानिधि, शरद पवार, जो भी हैं, उनका धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन लोगों ने इस कमीशन का गठन कराया। 1980 में रिपोर्ट आया, कांग्रेस के न चाहते हुए भी 1989-90 में यह डिक्लेरेशन होता है अगस्त में कि हम ओबीसी रिजर्वेशन लागू करेंगे 27%। और इसी के दौरान राजीव गांधी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष, ने संसद में सबसे लंबा भाषण दिया। इसमें यह मत समझिए भारतीय जनता पार्टी खास करके बहुत ही सपोर्ट कर रही थी, नहीं। उन्होंने रिजर्वेशन की घोषणा होते ही वो लोग समझ गए कि अब अगर ये लोग इतने जागरूक हो जाएंगे, रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, तो जो अपर कास्ट, उच्च तबका है, उच्च वर्ग है, उनका विशेषाधिकार, उनका इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएगा। और उन्होंने इसी के दौरान जो है कमंडल की राजनीति की शुरुआत की। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़े पक्षधर थे। उन लोगों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन मुद्दा दूसरा बताया गया।
ताकि डायरेक्टली किसी को ना लगे कि हमने रिजर्वेशन और आरक्षण और मंडल आयोग का विरोध किया था। निश्चित तौर पर बाद के दौर में इसे नरसिम्हा राव के द्वारा लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, क्लैरिफिकेशन के बाद। उन्होंने इसमें अपर कास्ट के लिए ईडब्ल्यूएस का भी प्रावधान करने का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। आपको यह जानना चाहिए। बाद के दिनों में अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे, तब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने 27% रिजर्वेशन लागू किया। यह भी काबिले तारीफ है कि ये उन जाति के लोग थे जो उच्च जातियों में ही आते थे। उन्होंने अपवाद स्वरूप बहुत बड़ा काम किया ओबीसी के लिए, जिसके लिए आपको क्रेडिट देने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि ये राजपूत जाति के नेता थे जिन लोगों ने इस सामाजिक न्याय की विचारधारा को स्थापित किया, लागू किया, संस्थागत रूप दिया, और आज क्रेडिट लेने की होड़ मची। अब आते हैं उस सवाल पर कि इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इतना सीरियस होकर के आरक्षण, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं किया था? क्योंकि 2014 में जो सत्ता आई इस भारत में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और वो जनता पार्टी की सरकार आरएसएस की इकाई है, उसका एक अंग है, एक ऑर्गन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गन है। इस बात को जो नहीं मानते वो मत माने, लेकिन मैं ये 100% मानता हूं कि उसका ये पॉलिटिकल ऑर्गन है। जैसे जनसंघ हुआ करता था, वैसे भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी वही विचारधारा फॉलो करेंगे जो आरएसएस का है। और उस समय की जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जिस तरह से करप्शन पे लिप्त थी, जिस तरह से इनएफिशिएंसी था, जिस तरह से इफेक्टिवनेस गायब था, कोई लीडरशिप नहीं था, डबल पावर सेंटर चल रहे थे, करप्शन का जो आरोप था, और बहुत सारे फोर्सेज जो आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़े, उन्होंने इस विचारधारा को सत्ता में लाया। अब उस विचारधारा के खिलाफ कौन सा विकल्प था जो आप चैलेंज दे सकता था इस हिंदुत्व के विचारधारा को, जो संविधान विरोधी विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय विरोधी विचारधारा है, जो कल्याण विरोधी, जो न्याय विरोधी विचारधारा है, उसको चैलेंज देने के लिए कौन सी विचारधारा थी? और वो विचारधारा थी संविधान की, वो विचारधारा थी सामाजिक न्याय की, वो विचारधारा थी आरक्षण को बढ़ाने की, वो विचारधारा थी कास्ट सेंसस कराने की, सारे संस्थाओं में ओबीसी को उनका माकूल हक देने की। यही वो मुद्दा है जो अभी भी वंचित तबकों का मुद्दा है, उनके अधिकार का मुद्दा है। वो आज जागरूक हो रहे हैं, तो हक मांग रहे हैं। और जब पिछले 2 इलेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जब धूल चाटने लगी, मतलब इस स्थिति में आ गई कि 52-55 सीट्स पर जब सिमटने लगी, तो उनको इस बात का, हाँ, निश्चित तौर पर इनके जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि भारत जोड़ो, भारत न्याय यात्रा जो शुरू हुआ, उसमें लोगों ने ये बताया माननीय राहुल गांधी जी को कि इस तरह की समस्या है हमारे देश में, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, हमारी संख्या इतनी है, फिर भी हमारे संसाधनों में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। उनको ये बात शायद पता चली, जो साउथ इंडिया से वो लोग आते हुए देखे कि सामाजिक न्याय की विचारधारा थी, जिसकी वजह से साउथ के जो स्टेट्स हैं वो आज सबसे ज़्यादा विकसित हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के तुलना में। इफिशियंसी और मेरिट जैसा कोई चीज़ नहीं होता, वो विशेषाधिकार है जो उच्च वर्गीय, उच्च जाति के लोगों ने खड़ा किया है, ताकि ये सामाजिक न्याय की विचारधारा, ये बहुत बड़ा रोड़ा है सामाजिक न्याय के लड़ाई में। और जब उन्होंने समझा कि ये वर्ग, ये जाति समूह तभी हमको वोट करेंगे जब हम इनके मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में ये मुद्दा वो क्यों नहीं उठा रहे जो ओबीसी के हैं, SC ST के हैं, वो क्यों नहीं फ्रंट पर आकर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या ओबीसी में वो काबिलियत नहीं है? क्या ओबीसी नेता में वो गट्स नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी को ये बात इसीलिए उठाना पड़ा क्योंकि उनको साफ साफ दिख रहा है कि अब इस देश में मोदी है, और मोदी जो है अपने आप को ओबीसी कहते हैं, और ओबीसी के नाम पर उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर जुड़े हुए हैं। सभी लोग इस सामाजिक न्याय की विचारधारा को नहीं समझते, उनकी भी कमी नहीं है, उनको बताया नहीं गया। और आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसे वेलकम किया जाना चाहिए।
लेकिन ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आप पे विश्वास हम कैसे करें। आपके पूर्वजों ने, आपके आपके पार्टी के नेताओं ने हमेशा ये प्रयास किया है नारा देने का, कहने का कि हमने सामाजिक न्याय के लिए ये करेंगे, हम सामाजिक न्याय के लिए ऐसे करेंगे, लेकिन हमेशा से आपने उन लोगों को प्रश्रय दिया। आज तक आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आप संगठन में उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व माकूल रूप में नहीं सुनिश्चित किए, जो जिनकी संख्या सबसे अधिक है इस देश में। आज आप संविधान लेकर के चलते हैं, वो काबिले तारीफ है, आपको लेके चलना चाहिए। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा दी गई है संविधान के अंदर, न्याय की जो अवधारणा दी गई है, उसे पूरी तरह से लागू करिए, लागू कराइए। अपनी जहां सरकारें हैं वहां मंडल कमीशन आयोग का जो अभी बहुत सारा रिकमेंडेशन है जो लागू नहीं हुआ, उसको लागू कराने की जरूरत है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। तो दोस्तों, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखिए, कोई भी ये जवाब नहीं देना चाहता और न देता है। साफ साफ हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आकर के आप दीजिए ना, कि नेहरू ने रिजर्वेशन और सामाजिक न्याय की राजनीति को क्यों खत्म किया, उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया, इस देश में सारी चीजों की गणना होती है, केवल जातियों की गणना क्यों रोका गया, समाजवाद के नाम पर केवल एक जाति, एक बिरादरी, या कुछ जाति, कुछ बिरादरी और कुछ परिवारों को ही क्यों बढ़ाया गया। अभी तक आपको सामाजिक न्याय या आरक्षण को बढ़ाने का बात क्यों नहीं याद थी, वो आज ही क्यों याद आ रही है। निश्चित तौर पर दोस्तों, लोकतंत्र में जनता जिसकी संख्या अधिक है उसकी संख्या चलेगी, उसका वोट का जो पावर है वो देखा जाएगा। और आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सामाजिक न्याय का नारा है। और आपको बिना ये उठाए जो यहाँ का बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक, निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक मुद्दे पर एकमत नहीं हो सकते, उसे एकमत करने की जरूरत है। कंक्रीट सेंस में उन्हें उनका अधिकार देने की जरूरत है, केवल नारों से काम नहीं चलेगा। आपने प्रेशर बनाया भारत के सरकार पर, मोदी सरकार पर, यह काबिले तारीफ है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और हम लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो इस देश का बहुसंख्यक है, जिसका संसाधनों पर इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी न तो ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन है, न तो न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन है, प्राइवेट सेक्टर नेग्लिजिबल है, कोई आप टॉप 50 सीईओ उठा कर देख लीजिए उसमें नेग्लिजिबल है ही नहीं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर्स नहीं है ओबीसी के, संसाधनों पर आज भी उन्हीं का एक अधिकार बना हुआ है। ये सारी समस्याएं तभी दूर होंगी जब उनके समस्याओं को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो कास्ट सेंसस से होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रयास को कर रही है तो ये करने का मौका आपने दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया, क्योंकि सबसे लंबी सरकार इस देश में आप ही की रही है, आप ही से सवाल पूछा जाएगा ना। सो यू मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो इन सवालों का जवाब दीजिए। और अगर आप ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस गलती को हमें मानना चाहिए और आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। और जनता सपोर्ट कर रही है आपको 99 पर जनता ने ला दिया। आपके अलायंस ने यूपी में कमाल कर दिखाया। जो 400 पार का नारा था उसको आपने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उसको इन्फ्लेट कर दिया आपने। दिस इज द पावर ऑफ अवेयरनेस। ये लोगों के जागरूक होने का परिणाम है। तो दोस्तों, कांग्रेस के भी इतिहास को समझने की जरूरत है और जो कांग्रेस कह रही है उस पर बड़ा ही सोच समझ करके रिलाई करने की भी जरूरत है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनको रिजेक्ट कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। जनता या लोकतंत्र में अगर नेता आपसे कुछ कह रहा है, वो बता रहा है, उसे आप समझ पा रहे हैं, आप उसको लॉजिकली समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। आप उससे अवेयर होते हैं। अवेयर होकर के जब आपको वोट डालना होगा तो निश्चित तौर पर आप वोट डालते समय ये सोचेंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन है, हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है। ये आइडियोलॉजी ही है जिसके माध्यम से आप सही और गलत का चुनाव करेंगे। तो कांग्रेस के बारे में भी विचार करिए, सोचिए, उनके नेता जो कह रहे हैं उसको एनालाइज करिए, बड़ा रेशनल तरीके से, तार्किक ढंग से उसे एनालाइज करने की जरूरत है। और जब मौका मिले तब आपको चुनाव करना है कि किसे आप सही मानते हैं, किसे गलत मानते हैं, किसे अपना प्रतिनिधि मानेंगे, किसका अपना प्रतिनिधि नहीं मानेंगे। इट इज अप टू यू। So with this, I will conclude this video and I am hopeful that you will be enlightened through these videos and through these discussions. With this, thank you so much. Jai Hind,
जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।